हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि लिटिगेशन करना चाहते हैं। मेन पॉइंट इज द कोर स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड एडवोकेट। आप अगर अच्छा वकील बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एडवोकेट, देन व्हाट स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड एडवोकेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज होना चाहिए। बेयर एक्ट्स के बारे में आपको कमांड होनी चाहिए। कौन से सेक्शंस में क्या बता रहे हैं, उनके जो प्रोविजंस हैं, लीगल नॉलेज है, उन सब के बारे में आपको अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि आप यू मस्ट अंडरस्टैंड बेयर एक्ट, आखिरकार बेयर एक्ट कह क्या रहा है, कि डेफिनेशन क्या बता रही है, इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। मान लीजिए अगर आपको बहस करना पड़ गया और आपको सेक्शंस कोर्ट को दिखाने पड़ गए, तो वो सेक्शन कह क्या रहा है, वो चीज आप कोर्ट को समझा पाए, बता पाए। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट आपको पता होना चाहिए कि इस जजमेंट में ये कहा गया है, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे होते हैं और कोर्ट को कन्विंस करने के लिए आपको जजमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। लॉर्डशिप, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इस मैटर में ऐसे किया जाना चाहिए, तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा। प्रोसीजरल लॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर बेल की फाइलिंग है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, या फिर अगर गाड़ी सीज हो गया तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपकी जो लीगल नॉलेज है विथ प्रोसेस, आपको ये सारी चीजें पता अच्छे से होनी चाहिए। अब लीगल डेवलपमेंट, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट इन द सेंस जो लेटेस्ट लॉज आए हैं या फिर जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, आपको उसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। बेयर एक्ट पे कमांड होना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे केशवानंद भारती में क्या कहा गया है या फिर इंदिरा साहनी में क्या क्या कहा गया है। ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग आर्गुमेंट आपकी मदद करेगी। ठीक है, या फिर प्रोसीजरल लॉ कि इसके बाद ये होता है, इसका ये प्रोसेस है, यहाँ पे इनकी साइन चाहिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंट लीगल डेवलपमेंट की सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो जजमेंट आए हैं वो भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, वो रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको रिसर्च वर्क आपका अभी अच्छा होना चाहिए। अब फोकस किस पे करना है, स्पेशली फोकस आपको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है, कब आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन होगा, आर्टिकल 32 में रिट आती है, कब कब रिट आ सकती है, कितने प्रकार की रिट आ सकती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है, मैंडेमस मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी था, अब बीएनएस हो गया है, तो इसमें कितने सेक्शंस ऐड ऑन हुए हैं, कितने माइनस हुए हैं, कौन से सेक्शन क्या क्या कह रहे हैं, किसके पनिशमेंट्स बढ़े हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट्स बीएनएनएस। ठीक है, बीएनएसएस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या बता रहा है। ठीक है, अरेस्ट है तो पर्सन जो अरेस्ट है उसके राइट्स क्या क्या है। ठीक है, विमेन्स कब अरेस्ट की जा सकती है, कब अरेस्ट नहीं की जा सकती है। ठीक, ग्राउंड बताना जरूरी है कि नहीं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट, लेटेस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस पे भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग आर्गुमेंट इनकी भी बहुत नीड पड़ती है, बहुत नीड पड़ती है। कब अगर स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया तो वो रेलिवेंट होगा, कब रेलिवेंट नहीं होगा, ये बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, डैंग डिक्लेरेशन कब रेलिवेंट होगा, कब नहीं रेलिवेंट होगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बताता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अ लॉयर विथ वीक बेसिक स्ट्रगल इन ड्राफ्टिंग आर्गुमेंट्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, वो वकील, वो लॉयर जिनकी जो बेसिक्स ही वीक होती है, वो स्ट्रगल करते हैं किसमें, ड्राफ्टिंग में। आपको अगर लॉज नहीं पता होंगे तो आप ड्राफ्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्या चीज रेलिवेंट है क्या चीज नहीं रेलिवेंट है, ये आप अपनी ड्राफ्टिंग में लिख नहीं पाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत होगा और आर्गुमेंट में भी अपने पॉइंट रखने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से अगर आपकी जो लीगल पॉइंट है वो क्लियर है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ डाइस पे जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि लॉर्डशिप ऐसा होता है, इस सेक्शन में ऐसे प्रोवाइडेड है, ये ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या ये ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको तब अच्छे से कोर्ट को आप कन्विंस कर पाएंगे। ठीक, सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, एडवोकेसी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा पा रहे हैं, आप अपनी बात कोर्ट में कैसे रख पा रहे हैं, टफ से टफ बात आप इजी तरीके से कैसे कोर्ट में रख पा रहे हैं, ये है एडवोकेसी। ठीक है, तो गुड एडवोकेट मस्ट नो स्पीक क्लियरली। ठीक है, आप से कोर्ट कोई और क्वेश्चन पूछ रही है, कोई क्वेरी कर रही है और आप उसको जलेबी की तरह घुमा के वो बात ना बता के, मतलब जो प्रॉपर आंसर है वो ना दे के आप उसको जलेबी की तरह घुमा लो, तो इसमें कोर्ट भी इरिटेट होती है। तो सबसे पहले आप टेढ़ी मेढ़ी बात ना करके सीधी बात करना सीखिए कि इस सेक्शन में ये कहा गया है, इसमें ही ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लॉ सिंपली। टफ से टफ लॉ आपके सामने आ जाए,
टफ से टफ प्रोविजन आपके पास आ जाए, बट आपके पास एक कैलिपर होना चाहिए, आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि उसको आप आसान भाषा में कोर्ट में रख पाए, ठीक, उसका इंटरप्रिटेशन इजी लैंग्वेज में आप कर पाए, ठीक। परसू जजेस एंड क्लाइंट, ठीक, आपको ये देखना है कि जजेस से कौन सी क्वेरी आ रही है, ठीक, आपके सीनियर उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, या फिर क्लाइंट क्या पूछ रहा है, आपको क्लाइंट को कन्विंस कैसे कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ कोर्ट में आर्गुमेंट में ही काम नहीं आता है, बल्कि क्लाइंट को कन्विंस करने में भी काम आता है। और आपके पास जरूरी नहीं कि हमेशा ए ग्रेड के क्लाइंट आएंगे, कुछ क्लाइंट होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं अच्छे से समझ में आती, तो आपको उनको हिंदी में समझाना पड़ेगा, शुद्ध भाषा में समझाना पड़ेगा। तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए और उसको समझाना आना चाहिए कि जो क्लाइंट है, जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, जो टफ लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, उनको आप आसान भाषा में कैसे कोड की प्रक्रिया समझा पाए, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और कॉन्फिडेंस और टोन में कंट्रोल रखे। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर सीधी बात भी कह रहे हैं कोर्ट के सामने और आपका टोन गड़बड़ है, तो कोर्ट उसको बुरा मान जाती है। अगर आप कोई हार्ड बातें भी कर रहे हैं, अगर आप उसको प्यार से करेंगे, एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में, सॉफ्ट टोन में, कोर्ट आपकी बात को कंसीडर करेगी। तो इसीलिए जब भी आप आर्गुमेंट करें तो कोशिश ये रखें कि जो आपका वे है, जेस्चर है, जो टोन है, वो काफी स्मूथ एंड सॉफ्ट होना चाहिए। आपको वर्क किस में करना है? इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी पे करना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो हाई कोर्ट की होती है वो इंग्लिश में होती है, सुप्रीम कोर्ट की भी इंग्लिश में होती है, तो इसलिए आपको इंग्लिश जो होना चाहिए वो आना चाहिए, ठीक। दूसरा, हिंदी इंग्लिश कोर्टरूम लैंग्वेज। अब देखिए आपका केस कैसा है, ठीक है, और आप किस भाषा में जज को कन्विंस कर ले जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई बेल की पिटीशन है, तो अगर आप, बेल क्या है, मर्सी है, ठीक है, तो आपको इतनी सरल भाषा में जज के सामने अपनी बात रखनी होगी कि वो एकदम कन्विंस हो जाए, वो पिघल जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप इंग्लिश में ही आर्गुमेंट करें, आप कभी कभी हिंदी में भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपके बातों में वो लचक होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए जिससे जो जज है, सामने वाला जो जज है, वो आपकी बातों में पिघल जाए और वो आपको रिलीफ देने में मजबूर हो जाए, ठीक है। तो जो आपकी हिंदी इंग्लिश वाला कोर्ट रूम लैंग्वेज है वो काफी स्मूथ होना चाहिए। कब आपको इंग्लिश में बहस करनी है, कब आपको हिंदी में बहस करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोर्ट सिर्फ लॉ पे नहीं, इमोशंस पे भी चलते हैं। मान लीजिए कोई हैबियस कॉर्पस का मैटर है और जो एक बच्चा है एक माँ से अलग हो गया है, ठीक है, माँ हैबियस कॉर्पस लेके आती है, तो वहां पे आप कोशिश ऐसा करिए कि वहां पे एक इमोशंस डेवलप करने की, ना कि आप सीधे सीधे लॉ वाली बातें झाड़ने लगी। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कोर्ट रूम में क्या होता है, लॉ नहीं, इमोशंस भी देखे जाते हैं, ठीक। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों, कोर्ट रूम की जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों समझ में आनी चाहिए, प्लस दोनों पे कमांड होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिबेट प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लैग कर जाएंगे, या फिर अगर ड्यूरिंग आर्गुमेंट आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, आप कोर्ट के सामने डर जा रहे हैं या फिर हिचकिचा जा रहे हैं, या फिर कौन सी बात रखनी है कौन सी बात नहीं रखनी है, इसमें आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लैग करेंगे। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट की प्रैक्टिस आपको करनी है। मान लीजिए सामने से कोई क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जो आपका अपोजिट काउंसिल है, अगर वो कोई बात रख रहे हैं, तो उनके सामने आपको अपनी बात कैसे रखनी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कोर्ट रूम सक्सेस ऑफन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू प्रेजेंट फैक्ट, ठीक है, आपके जो केस है उस फैक्ट को आप कितने अच्छे से रख पा रहे हैं, इस पे ही आपका केस निर्भर करेगा, ठीक। तो ये था कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले आपको लीगल नॉलेज पता होनी चाहिए कि ये कानून कहता क्या है, फिर वो कानून आपको कोर्ट के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एक एडवोकेट, एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए। अब ड्राफ्टिंग स्किल, मान लीजिए आपको नियम कानून भी पता है, आप कम्युनिकेट भी कर ले, लेकिन अगर आपकी पिटीशन ड्राफ्ट अच्छे से नहीं की गई है तो सारी चीजें बेकार हो जाती है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बहस करने जाते हैं कोर्ट के सामने, तो जो आपने ड्राफ्ट किया है, जो आपने प्ली लिया, आपको उसी के अंदर ही रह के बहस करना है, आप उसके बाहर जाके बहस नहीं कर सकते हैं। जो फैक्ट्स आप लिखे हैं आपको उसी में रह के ही बहस करना है, आप बाहर से अपने मन से कोई बात उसमें एड ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो कोर्ट पूछे कि आपने कहाँ लिखा है, और आप लिखे नहीं होंगे तो वहां पे आप लैग कर जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए जब आप ड्राफ्ट करिए तो अपनी सारी बातें लिखिए, लॉ नहीं लिखना है, ठीक है। प्लीडिंग्स के भी कुछ नियम कानून होते हैं कि आप जितने भी फैक्ट्स लिखिए, क्लियर फैक्ट्स लिखिए, प्रॉपर लीगल ग्राउंड लीजिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए
आपको लर्न करना है बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, रिट पिटीशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन और रिट पिटीशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, सिविल सूट आपको कैसे फाइल करना है, एफिडेविट में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, नोटिस कैसे भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, अगर आप अपना मुकदमा को ड्राफ्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप फिर अच्छे से आप बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप वहां पे बहस करने वाले हैं वही चीज आप लिखेंगे। तो अगर कोई भी मैटर या फिर कोई भी केस आपके सामने है तो पहले आप उसकी जो पॉइंट्स है वो अपने दिमाग में डेवलप कर लीजिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें रिकवरी नहीं है, इसमें इंजरी नहीं है, वो सारी चीजें आपको ड्राफ्ट करना है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। अब देख लीजिए गुड ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, ये कि नहीं आपको सारी बातें लिख देनी है, नहीं। गुड ड्राफ्टिंग का मतलब जो फैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर ए ने बी को मारा तो ए ने बी को मारा ही लिखा होना चाहिए, ये नहीं लिखा होना चाहिए कि ए ने बी को ईंटा चला के घसीट के फिर 2 कट्टा लेके मारा, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लीगल ग्राउंड होना चाहिए, आप किस ग्राउंड पे आ रहे हैं, 323, 504, 506 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें आपको जो ग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पहले आपने फैक्ट लिखा, फिर आपने उसके जो आपके पॉइंट्स है वो लिखे, तो मतलब एक करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। जो रिलीफ है वो प्रेसी फॉर्म में होना चाहिए, ये कि नहीं आपने बहुत बड़ा रिलीफ नहीं, 4-5 पैरा में आप अपना रिलीफ बता दीजिए कि हमको बेल चाहिए, हमको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, हमको इस मैटर में स्टे चाहिए, कि हमको एफआईआर क्वेश्चन चाहिए, कि हमको चार्जशीट क्वेश्चन चाहिए, मतलब जो भी आपका प्रेयर हो वो प्रेसी फॉर्म में होना चाहिए, छोटे फॉर्म में होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, अ बैडली ड्राफ्टेड पिटीशन कैन डिस्ट्रॉय अ स्ट्रॉन्ग केस, अगर आपके पास कितना भी मजबूत केस आ जाए, लेकिन अगर पिटीशन ढंग से ड्राफ्ट नहीं है तो आपको बड़े से बड़ा मुकदमा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, इसीलिए ड्राफ्टिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राफ्टिंग स्किल पे बहुत वर्क करना पड़ता है, लोगों को टाइम लगता है सीखने में बट सीख जाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए रिसर्च स्किल, अब इसका कहाँ काम आने वाला, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, उसमें वाइफ ने सास ससुर सबको लपेट लिया और आप कह रहे हैं कि लॉर्डशिप मदर इन लॉ फादर इन लॉ का कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और इसमें अननेसेसरली मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को हरास नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहाँ से आया, वो आपके रिसर्च से आया। तो एक जो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होते हैं वो उनको पता होता है कि वो जजमेंट है वो कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड जजमेंट क्विकली। ठीक है, केस लॉस कैसे पढ़े, उसके जो रेलिवेंट पॉइंट है वो कैसे छाटे, तो ये एक अच्छे वकील को पता होता है, उनकी जो रिसर्च स्किल है वो स्ट्रांग होती है, जजमेंट्स वो अपडेटेड रहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो कहा, हाई कोर्ट का जजमेंट ऐसे आया है, डिवीजन बेंच का जजमेंट क्या है, फुल बेंच का जजमेंट क्या है, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। तो आपका जो रिसर्च स्किल है वो बढ़िया होना चाहिए। जनरली रिसर्च क्या करता है, कॉन्फिडेंस देता है कोर्ट रूम में कि लॉर्डशिप इसमें ऐसा कहा गया है, ये ऐसा हुआ है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए। अब बहुत टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई केस आया और उसमें क्या प्ली लेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये नहीं पता होता है, तो आप उससे रिलेटेड केस लॉज खोजिए, उसमें दोनों के आर्ग्यूमेंट लिखे होते हैं कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैड सेड दिस, लर्नेड काउंसिल फॉर द एडवोकेट हैड रिस्पोंडेंट हैड सेड दिस, तो उससे आपको बहुत सी बहस भी आपको पता चल जाता है। जब आप एक जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको एक बहस भी पता चलता है, अच्छा इसमें ये ग्राउंड लिया गया था तो ये ग्राउंड हम अपने केस में भी ले सकते हैं, इसलिए रिसर्च वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ड्राफ्ट भी कर सीख लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए, लेकिन आप कोर्ट रूम में नहीं बैठेंगे, कोर्ट रूम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, वो उन लोगों को बोरिंग लगता है कोर्ट में बैठना, उन लोग लगता है अरे यार एक तो आवाज नहीं आ रही है क्योंकि जजेस धीरे धीरे बोलते हैं, प्लस समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, शुरू के 1-2 महीना आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात फैक्ट है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बैठेंगे आपको केस पता लगने लगेगा, आखिरकार ये केस क्या है, इसमें उनके जो काउंसिल है उन्होंने आर्ग्यूमेंट कैसे स्टार्ट किया, अच्छा ठीक है ये आर्ग्यूमेंट किया तो सामने से जज से क्वेरी क्या आया, अच्छा जब सामने से क्वेरी तो उन्होंने उस क्वेरी का रिस्पॉन्स कैसे किया, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कोर्ट ऑब्जर्वेशन से। ठीक, ये सारी बातें आपको एलएलबी में नहीं सिखाई जाएगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये सब एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल्स हैं जो धीरे धीरे आपसे आपके पास डेवलप होगी। ठीक है, तो बहुत लोग जो होते हैं
कोर्ट रूम में बैठना अवॉइड करते हैं तो उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो ऑनलाइन है वो है, और हाई कोर्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे सीनियर आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट कैसे ओपन किया, उन्होंने कौन सा फैक्ट रखा, उस फैक्ट में उन्होंने कौन सा लॉ पॉइंट निकाला, ये सारी चीजें जो एक बच्चा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। जजेस के बिहेवियर कैसा है, सामने से जज की क्वेरी कैसी आ रही, किस बात पे कोर्ट नाराज हो जाती है, कौन सी बात आपको कैसे रखनी है, ये सारी चीजें आपको कोर्ट ही ऑब्जर्व करेगी तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज ये कोई आपको बता नहीं पाएगा। कोर्ट के एटिकेट्स क्या है, ठीक है, टाइमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको किस समय अपनी आर्ग्यूमेंट मतलब थोड़ी पोलाइटली रखनी है, थोड़ा हम्बल रखना है। अगर आप बेल लेने जा रहे हैं तो आपको कोर्ट के सामने बहुत हम्बल होकर बात करना पड़ेगा, लॉर्डशिप मेरा कोई रोल नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, मैंने नहीं मारा है, मतलब थोड़ा पोलाइट अपनी आर्गुमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर कि कभी कभी क्या होता है आपको अपोज करना रहता है तो उस समय आपको थोड़ा मतलब हैवी बड़ा वकील दिखाना पड़ता है, नहीं लॉर्डशिप बहुत सारी इंजरीज आई है, एकदम सर पड़ गया था, आपको फिर अपने आर्ग्यूमेंट का टोन चेंज करना पड़ेगा। कुल मिला के ये एक स्किल है, अगर आप बेल लेने जा रहे हैं तो आपको दूसरी तरीके से अपनी बात रखनी है, और वही बेल अगर आप बेल अपोज करने जा रहे हैं तो आपको दूसरी तरीके से बात रखनी है अपनी, ठीक है। तो कोर्ट एक्सपोजर टीचर्स प्रैक्टिकल एडवोकेसी फास्टर, ठीक है। आप कोर्ट में बैठेंगे, कोर्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी, भले ही शुरुआती दौर में बोरिंग लगेगा, 1-2 महीने आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, बट धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि एफआईआर क्वेश्चन में बहस कैसे करनी है, बेल में बहस कैसे करनी है, चार्जशीट क्वेश्चन में बहस कैसे करनी है, क्योंकि सबकी बहस एक जैसी नहीं होती, सबकी बहस अलग अलग होती है। बेल में आपको अलग पॉइंट बताना है, चार्जशीट क्वेश्चन में आपको अलग पॉइंट बताना है, एफआईआर क्वेश्चन में आपको अलग पॉइंट बताना है, अगर रिट है, पिटिशन है, उसमें आपको अलग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो सबकी बहस एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, तो ये चीजें आपको कोर्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता चल पाएगा। इवन आपका सीनियर है जो है वो भी नहीं बता पाएंगे क्लियर कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गाइड आपको प्रॉपर करेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे, ड्राफ्टिंग में मदद कर देंगे, लेकिन आपको अपनी बातें कैसे डिलीवर करनी है कोर्ट के सामने ये चीज आपको खुद सीखना पड़ेगा, और ये आएगा कोर्ट ऑब्जर्वेशन से, ठीक। अब लिसनिंग स्किल, अ लॉयर हु कैन नॉट लिसन प्रॉपरली वो अच्छे वकील नहीं बन सकते। जैसे कि आपका क्लाइंट आपके पास आया है तो आपको उसकी सारी बातें सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसको ये 4 पॉइंट पूछ के फिर भेज दिए, नहीं, ठीक है। अब अगर आप सुन नहीं पाएंगे ढंग से, आप क्लाइंट की बात नहीं सुनोगे तो सबसे पहले आप क्लाइंट का ट्रस्ट खो देंगे, फैक्ट मिस कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्लाइंट बहुत सारी बातें बताता है कि शुरू से मतलब जब से वो पैदा हुए तब से वो पूरी बात बताएंगे कि पहले ऐसा हुआ, फिर जमीन की विवाद हुई, फिर नाली के लिए झगड़ा हुआ, फिर पेड़ कट गया, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्लाइंट का ट्रस्ट भी खोता है, इससे क्या होता है आपकी आर्गुमेंट भी वीक होती है, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि सामने से ऐसा पॉइंट आता है, जो रिस्पोंडेंट काउंसिल होते हैं वो आपके ऐसे पॉइंट्स ला के रख देते हैं जो आपको नहीं पता होता है, और अगर आप क्लाइंट की सारी बातें सुने रहेंगे तो हो सकता है आपको वो बातें भी पता हो। तो एक जो अच्छा वकील होता है वो अपने क्लाइंट की बात सुनता तो है ये, साथ में जो जजेस की बात है वो भी अच्छे से सुनता है, ठीक है। विटनेसेस, क्लाइंट, मतलब सारी चीजें वो अच्छे से फोकस्ड वे में सुनते हैं ताकि उनसे एक भी फैक्ट छूट ना पाए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस एंड कोर्ट रूम प्रेजेंट, कॉन्फिडेंस मैटर इवन व्हेन यू आर अ जूनियर, ठीक है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वॉइस कंट्रोल आपका होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई भी एकदम छोटी बात आप बहुत ऊंची आवाज में बोल दे, या फिर मतलब थोड़ा आपको चीजें को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा अगर आप बेल लेने जा रहे हैं तो बहुत हम्बल आपकी वॉइस होनी चाहिए, और अगर आप बेल अपोज कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको बात अपनी थोड़ा दम से रखना पड़ेगा कि नहीं इन्होंने इतना मारा कि सर फट गया, बहुत बड़ा अपराध कर दिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक। या फिर आई कांटेक्ट होना चाहिए, आप जब अपनी सामने से बातें रख रहे हैं जज साहब से तो थोड़ा आप आई कांटेक्ट, इससे रूडनेस नहीं होगा बट ये होगा कि नहीं ठीक है आपके अंदर ऑनेस्टी है ये दिखेगा, ठीक। काम होना चाहिए आप, कभी कभी डाइस पे जब बहस होती है एक एक मतलब 1-1 घंटे तक बहस चलती है तो आपको वहां पे काम दिखाना है, ये कि नहीं आप सामने वाले कोई बात करा और आप उस पर भड़क गए, नहीं, अंदर मतलब कितना भी प्रेशर हो आपको काम रहना पड़ेगा। प्लस आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी मतलब एज पर एज कोर्ट की जो ड्रेसिंग कोड है उससे मैच करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो कलरफुल साड़ियां पहन के चली जाती है, नीला पीला हरा, ठीक नहीं, आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिया गया आपको वही पहनना है। बहुत लोग होते हैं शर्ट एकदम अंदर रंग बिरंगा पहन आते हैं, तो वो भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट दैट इज सफिशिएंट, आप उसको रंग बिरंगा कपड़े मत पहन के जाइए। कोशिश करिए आप जब हाई कोर्ट में जा रहे हो तो प्रॉपर गाउन होना चाहिए, आपका कोट प्रॉपर होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रॉपर अटायर है वो होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए,
और अपने बातों को जब आप रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से रखिए, कॉन्फिडेंट तरीके से रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। कभी कभी क्या होता है कि आप गलत बात भी बोल जा रहे होते हैं, तो कोर्ट आपको समझाते तो उस समय आपको ऑब्लाइज्ड फील करना होता है, चीजों को बहुत प्यार से निकालना होता है, अपने मुकदमे को बहुत प्यार से लेना होता है। ठीक, कभी कभी अगर आप ढंग से अपने केस को नहीं रखेंगे या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से नहीं रखेंगे तो कभी कभी उल्टा ऑर्डर भी हो जाता है। इसलिए अपनी बातों को बहुत पोलाइट और हम्बल तरीके से रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।